नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 59वें भाग के साथ। निशा और प्रतीक टोक्यो गए। आसाकुसा कनन मंदिर देखा, काम्या में सोबा खाया। अगले दिन सुबह सोबा फैक्ट्री गए। शेफ ने उदोन, रामेन और सोबा नूडल के बारे में बताया। काबुकी थिएटर देखा और याकिसोबा खाया। दोस्तों, इस एपिसोड में हम उनके डिज्नीलैंड की यात्रा की आकर्षक कहानी देखेंगे। सुबह सुबह निशा और प्रतीक डिज्नीलैंड जाने के लिए महिमा मेट्रो स्टेशन पहुंचे और मेट्रो ली। जैसे ही वे मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। वर्ल्ड बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद दुकानों की कतारें हैं और बारिश से बचाव के लिए एक विशाल प्लेक्सीग्लास छतरी है। प्लेक्सीग्लास एक तरह का पारदर्शी एक्रेलिक प्लास्टिक शीट कवरिंग है जो देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। टोक्यो डिज्नीलैंड का प्रतीक प्रसिद्ध सिंड्रेला कैसल थोड़ी दूर पर देखा जा सकता था। डिज्नीलैंड के अंदर एक जादुई यात्रा शुरू होती है। चमकती धूप में नीले आसमान की पृष्ठभूमि में गगनचुंबी सिंड्रेला कैसल, उसके सामने विभिन्न चमकीले रंगों से सजा बगीचा, पूरी जगह एक खूबसूरत पेंटिंग की तरह लगती है। मनमोहक नज़ारा उन्हें ऐसा महसूस कराता है मानो वे व्यस्त वास्तविक दुनिया से बहुत ही दूर स्वप्न लोक में हों। दोस्तों, डिज्नीलैंड सभी पसंदीदा कार्टून पात्रों की एक जादुई पृष्ठभूमि है और एक काल्पनिक स्वप्निल वातावरण में रोमांचक सवारी की श्रृंखला है। ये जगह दुनिया भर से आए बड़ी संख्या में लोगों से जीवंत थी। दोस्तों, निशा और प्रतीक ये जानकर काफी हैरान थे कि ये अमेरिका के बाहर पहला डिज्नी पार्क था, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। 2022 में 12 मिलियन से अधिक पर्यटकों ने डिज्नीलैंड का दौरा किया, जिससे ये दुनिया में चौथा सबसे अधिक देखे जाने वाला स्थान बन गया और वहीं एशिया का दूसरा सबसे अधिक देखे जाने वाला स्थान बना। जैसे ही वे वर्ल्ड बाजार से बाहर आए, उन्होंने देखा फैंटेसी लैंड के एक केंद्रीय खुले क्षेत्र में एक सुंदर बगीचा और सिंड्रेला कैसल का मुकुट देखा जो आसमान को छू रहा था। इस गोलाकार खुले क्षेत्र के बाहर एडवेंचर लैंड, वेस्टर्न लैंड, टुमारो लैंड, क्रिकर कंट्री और टून टाउन क्षेत्र हैं। बच्चे और बड़ों के मनोरंजन के लिए यहाँ दिन भर विभिन्न कॉमिक पात्रों द्वारा नृत्य, गायन और जादुई शो, विभिन्न कार्यक्रम चलते रहते हैं। रात होते ही यहाँ पर एक नाइट परेड का आयोजन किया जाता है। निशा और प्रतीक 7 थीम वाले इस क्षेत्र को देखने और घूमने के लिए दौड़ पड़े। उन्हें लगा कि उन्हें इस जगह को आराम से देखने के लिए 2 दिन की यात्रा की टिकट बुक करानी चाहिए थी। उन्होंने डिज्नीलैंड की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए मानचित्रों को देखते हुए एक एक करके सभी जगहों का दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने एडवेंचर लैंड में स्प्लैश माउंटेन राइड का दौरा किया। स्प्लैश माउंटेन टोक्यो डिज्नी की 3 बड़ी पहाड़ियों में से एक है। ये आकर्षण डिज्नी की 1946 की फिल्म सॉन्ग ऑफ द साउथ के एनिमेशन दृश्यों पर आधारित है। शुरुआत में उन्हें एक नाव में बिठाकर धीरे धीरे चैनल के विभिन्न रास्तों से और सुरंगों से ले जाया जाता है। जैसे जैसे नाव पानी के माध्यम से आगे बढ़ती है, ये पहाड़ों में प्रवेश करती है और यात्रियों को ऑन बोर्ड साउंड ट्रैक पर डिज्नी फिल्म की कहानियाँ सुनाई देती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वे रंगीन डिज्नी की दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। अंत में सभी सवारों को धीमी गति से एक ऊंचे स्थान पर लेकर जाया जाता है और वहां से सवारी को 62 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नीचे उतारा जाता है और एक झाड़ियों से भरे तालाब में ये यात्रा समाप्त होती है। ये सवारी बच्चों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है। अगली सवारी है बिग थंडर माउंटेन। ये एक और ज़्यादा रोमांचक राइड है। ये एक माइन ट्रेन राइड है जो यात्रियों को एक तेज रफ्तार से रोलर कोस्टर की तरह एक सुनसान खदान के अंदर लेकर जाती है, जहाँ चमगादड़ों से भरी गुफाएं, पानी, भाप और पहाड़ी रेगिस्तानी रास्ते होते हैं। अगली स्पेस माउंटेन राइड टुमारोलैंड क्षेत्र में स्थित एक स्पेस माउंटेन रोलर कोस्टर राइड है। अंधेरे के बाद एक रहस्यमय रोशनी से नहाया एक पहाड़ी गुंबद। यह
अंतरिक्ष स्टेशन है, जहां अज्ञात ऊर्जा स्रोत संचालित अत्याधुनिक अंतरिक्ष यान उड़ान भरते हैं और उतरते हैं। आकाशगंगा के माध्यम से एक रोमांचक रॉकेट सवारी के लिए आप तैयार हो जाइए। एक रोमांचक रॉकेट राइड, इनमें ऑनबोर्ड साउंड ट्रैक नहीं होता। यह भविष्य की साइंस और फिक्शन दुनिया का एक हिस्सा लगता है। इसके बाद निशा और प्रतीक फैंटेसी लैंड में प्रवेश करते हैं। दोनों सिंड्रेला कैसल की जादुई सुंदरता से दंग रह गए। सिंड्रेला के सिंहासन और कांच के चप्पल को देखकर निशा को ऐसा लगा जैसे वो अपने बचपन में गुड़िया के खेल में पहुंच गई हो। किला थीम पार्क का प्रतीक है और अपनी अनूठी विशेषताओं के कारण पर्यटकों को आकर्षित करता है। स्लीपिंग ब्यूटी कैसल के साथ ये वर्ल्ड डिज्नी ब्रांड का एक प्रमुख प्रतीक है। महल से सटा है पू का हनी हट। पर्यटक एक बड़े से द्वार से पू के घर में प्रवेश करते हैं और विभिन्न दृश्यों और कहानियों से गुजरते हैं। हनी पॉट नामक एक कार में होने वाली घटनाएं जब एक विशाल पुस्तक में प्रवेश करते हैं। पर्यटक घर से बाहर निकलते हैं और फिर सवारी समाप्त होती है। अब वे एक भूतिया हवेली में प्रवेश करते हैं। यह एक डार्क राइड है। पर्यटकों को एक डुम्बक नामक वाहन में इस भूतिया घर के वातावरण के माध्यम से ले जाया जाता है, जो स्वचालित रूप से घूमते हैं और कई भूतिया स्थानों और अंधेरे से होकर गुजरते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां भूत प्रेतों से मुलाकात हो सकती है। पीटर पैन की फ्लाइट फैंटेसी लैंड में एक रेल से लटकी हुई डार्क राइड है। इसकी कहानी, संगीत, निदर्शन और आर्टवर्क वर्ल्ड डिज्नी की 1953 की एनिमेटेड फिल्म पीटर पैन पर आधारित है। उन्हें पता चला कि पहले अतीत में एक और शो था, अलादीन और मैजिक कारपेट, जिसने दर्शकों को लंबे समय तक मोहित किया था, पर इसे 2011 में बंद कर दिया गया था। शाम हो चुकी थी जब तक निशा और प्रतीक बाहर आए। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वे दोनों इतने लंबे समय तक सवारी और चलने से थक गए थे। इस बार वे आराम करने के लिए पास के पैकोस बिल कैफे में गए और चिकन राइस रोल, मिकी माउस के आकार का चिकन, अंडे के बंस और ठंडी चाय ऑर्डर किया। शाम के समय टोक्यो डिज्नीलैंड लाखों रोशनी से जगमगाता एक काल्पनिक क्षेत्र बन जाता है, जैसे कि दुनिया सितारों से सजी हो। इस शो का सबसे भव्य समापन इलेक्ट्रिक परेड था। परेड को रोशन किया गया, नाचते हुए डिज्नी पात्रों से सजाया गया। निशा और प्रतीक इस दृश्य को देखकर काफी हैरान रह गए, क्योंकि ये था ही इतना मनमोहक। कार्टून पात्र संगीत की धुन पर नाच रहे थे। रात 10 बजे तक सभी ने इस शो का आनंद लिया। दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। आप टोक्यो डिज्नीलैंड के बगल में डिज्नी सी देखने के लिए अतिरिक्त दिन रख सकते हैं। निशा और प्रतीक को समय की कमी के कारण इसे न देख पाने का अफसोस था।